सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान का एक बहुत पुराना जाना माना ब्रांड जो रेफ्रिजरेटर और एसी बनाता है, और दूसरी तरफ एलन मस्क की टेस्ला जो मुस्तकबिल की गाड़ियां बनाती है। अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड यानी PEL की एक बिल्कुल हकीकी और सच्ची कहानी है, और आज हम इसी हैरान कुन दास्तान की गहराई में जाएंगे। पाक इलेक्ट्रॉनिक यानी PL, ये नाम सुनते ही हम में से ज़्यादातर लोगों के जहन में क्या आता है? शायद घर में रखा वो मजबूत सा रेफ्रिजरेटर, या गर्मियों में ठंडी हवा देता है AC। बिल्कुल, ये वही ब्रांड है जो कई दहाइयों से हमारे घरों का हिस्सा रहा है, एक भरोसेमंद रवायती पाकिस्तानी कंपनी। और फिर दूसरी तरफ है टेस्ला, जो सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की एक झलक है। खुद से चलने वाली गाड़ियां, जदीद तरीन बैटरी टेक्नोलॉजी और पूरी ऑटो इंडस्ट्री में एक इनकलाब लाने वाली कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो उसूल तोड़ने और मुस्तकबिल को आज मिलाने के लिए जानी जाती है। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि ज़मीन और आसमान जैसी इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ कंपनियों के रास्ते आपस में कैसे और कहाँ आकर मिल गए? इस कहानी की असल दिलचस्पी इसके पीछे छुपी तफसीलात में है। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले पेल को सिर्फ एक अप्लायंस कंपनी के तौर पर देखना छोड़ना होगा। इस ब्रांड के पीछे दरअसल दो बिल्कुल अलग अलग कारोबार चल रहे हैं। ये चार्ट कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा बताता है। PEL की कुल कमाई का 60% हिस्सा तो उन घरेलू चीज़ों से आता है जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन बाकी 40% एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया से आता है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही वो पोशीदा हिस्सा है जो इस पूरी कहानी का असल हीरो है। तो पहली बात करते हैं उस हिस्से की जो सबको मालूम है। PEL का अवामी चेहरा उसके रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स और AC हैं। मार्केट पे इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान में बिकने वाला तकरीबन हर 5वां रेफ्रिजरेटर PEL का ही होता है। और अब आते हैं PEL के इस खुफिया पहलू पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कंपनी बिजली के भारी भरकम ट्रांसफॉर्मर्स, एनर्जी मीटर्स और स्विच गियर्स भी बनाती है। और ये इस काम में इतने माहिर हैं कि बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की मार्केट का 90% हिस्सा इनके कंट्रोल में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हालात ने ऐसी करवट ली कि PEL को एक शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ा। एक ऐसा तूफान जिसने कंपनी की बुनियादें हिला कर रख दी। ये माली दबाव 2021 के बाद बढ़ना शुरू हुआ। जब शरह सूद 7% थी तो कारोबार संभालना आसान था, लेकिन फिर माशी सुस्तरवी की वजह से डीलर से पैसे वापस आने में देर होने लगी, और 2024 तक शरह सूद 22% की आसमानी बुलंदियों को छूने लगी। ये स्लाइड इस बुहरान को बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ मार्केट से पैसा वसूल करने का वक्त 2.5 महीने से बढ़कर 5 महीने हो गया, और दूसरी तरफ बैंकों को सूद की अदायगी 3 गुना बढ़ गई। ये किसी भी कंपनी के कैश फ्लो के लिए एक जहर कातिल नुस्खा था। सूरत हाल इतनी खराब हो गई थी कि कंपनी अपने असल काम यानी चीज़ें बेचकर मुनाफा तो कमा रही थी, लेकिन वो सारा का सारा मुनाफा और उससे भी ज़्यादा रकम बैंकों को सूद देने में चली जाती थी। यानी मेहनत किसी और की और फल कोई और खा रहा था। ऐसे में PEL की मैनेजमेंट ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बाहर से किसी मौजज़े का इंतज़ार करने के बजाय सबसे पहले अपने अंदरूनी निज़ाम को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने एक 3 नुकाती मंसूबा बनाया। पहला, अपने पैसों के लेन देन के चक्कर यानी वर्किंग कैपिटल को तेज करना। दूसरा, बाहर से मंगवाए जाने वाले पुर्जों पर इन्हिसार कम करके ज़्यादा चीज़ें मुल्क के अंदर ही बनाना। और तीसरा, हर किस्म के गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करना। अब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये वो वक्त है जो गोदाम में पड़े सामान को बिककर वापस नकद की शक्ल में जेब में आने में लगता है। PEL ने कमाल ये किया कि इस साइकिल को 5 महीने से घटाकर 3 महीने से भी कम पर ले आए, जो उनके बचाव की सबसे बड़ी वजह बनी। अब जैसे ही कंपनी ने अपने अंदरूनी मामला दुरुस्त किए, किस्मत ने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। एक ऐसा मौका सामने आया जो पाकिस्तान के सरहदों से बहुत दूर से आ रहा था और जिसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये थी वो बड़ी खबर, टेस्ला के साथ 2026 के लिए $10 मिलियन का मुआहदा। ये डील उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की थी जिन्हें बनाने में PEL का पावर डिवीजन महारत रखता था। लेकिन अहम सवाल ये है
کہ ٹیسلا جیسی بڑی کمپنی نے چین، بھارت یا ویتنام جیسے بڑے مینوفیکچررز کو چھوڑ کر پاکستان کی پی ای ایل کا انتخاب آخر کیوں کیا؟ اس کا جواب عالمی سیاست اور سپلائی چین کی تبدیلیوں میں چھپا ہے۔ دراصل 3 بڑی عالمی تبدیلیوں نے پل کے لیے یہ موقع پیدا کیا۔ 1. امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ نے امریکی کمپنیوں کو چین کے متبادل ڈھونڈنے پر مجبور کیا۔ 2. دنیا بھر میں گرین انرجی کے منصوبوں کی وجہ سے نئے ٹرانسفارمرز کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوا۔ اور 3. عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کی وجہ سے بڑے مینوفیکچررز وقت پر سامان نہیں دے پا رہے تھے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس نے بازی ہی پلٹ دی۔ جہاں چائنا اور بھارت جیسے بڑے سپلائرز ٹرانسفارمر کا آرڈر ڈیلیور کرنے میں 18 سے 24 مہینے لگا رہے تھے، وہیں پی ای ایل وہی کام صرف 6 سے 9 مہینے میں کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ یہ ایک ایسی برتری تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ٹیسلا جیسے بڑے پروجیکٹس کے لیے وقت ہی پیسہ ہے۔ 18 مہینے کا انتظار انہیں لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ایسے میں پی ایل کی آدھے سے بھی کم وقت میں ڈیلیوری کی پیشکش کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ تو یہ ٹیسلا ڈیل صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ پی ای ایل کے لیے عالمی مارکیٹ میں ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا امکانات ہیں۔ اسی ایک کامیابی سے حوصلہ پا کر پی ای ایل نے 2026 کے لیے اپنی برآمدات کا ہدف 50 سے 100 ملین ڈالر رکھا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی کے ارادے کتنے بلند ہیں۔ مستقبل میں ترقی کا انحصار کچھ اہم چیزوں پر ہے۔ کمپنی ایک نئی امریکی سرٹیفیکیشن کا انتظار کر رہی ہے، جس کے ملنے کے بعد وہ براہ راست امریکی حکومت کے اداروں کو سپلائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ڈالرز میں کمائی انہیں روپے کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے بھی محفوظ رکھے گی۔ پیل اور ٹیسلا کی یہ کہانی صرف ایک کمپنی کی کامیابی نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دنیا کی سپلائی چینز بدل رہی ہوں تو صحیح وقت پر صحیح صلاحیت کے ساتھ کوئی بھی مقامی کمپنی ایک عالمی کھلاڑی بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس نئی ترتیب پاتی دنیا میں اگلی ایسی حیران کن شراکت داری کہاں اور کن کے درمیان ہوگی۔